नमस्कार। इस वक्त के उत्तराखंड के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर केदारनाथ में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। खराब मौसम के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बचाव कार्य लगातार चल रहा है। अब फिलहाल पैदल रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है और हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू किया जाएगा। करीब 1100 से ज्यादा लोगों को आज निकाला गया है और अब भी 700 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है। सबसे ज्यादा लोग अब भी भीमबली में फंसे हुए हैं। अब तक कुल 9000 से ज्यादा यात्रियों को आपदा वाले इलाकों से निकाला गया है। उम्मीद की जा रही है कि मौसम ठीक हुआ तो रविवार को सभी को निकाल लिया जाएगा। केदारनाथ आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं और पूरे ऑपरेशन पर सीएम धामी की नजर है। सीएम धामी का कहना है कि हजारों लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है और जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि रेस्क्यू के बाद सड़कों और पुलों को ठीक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, पानी, पैदल रास्तों समेत आधारभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करने को कहा है। इसके लिए कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे को नोडल अफसर नियुक्त कर दिया गया है। वहाँ पर जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री आए हुए थे उन सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक लगभग मैं समझता हूँ कि 10,000 तक लोगों को बाहर आ गए हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, उन सबको भी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी हम निकाल लेंगे। और जो पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, साथ में जो सड़कें हैं, पुल हैं, उन सभी को फिर से रिस्टोर करने के लिए तेजी से काम चल रहा है और सभी विभागों के सचिवों को भी जो है उसमें जिम्मेदारी दे दी गई है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद न्यूज 18 पहली बार उस जगह पर भी पहुंचा है जहां तबाही हुई थी। बुधवार की रात जिस जगह मलबा आया वहां पर न्यूज 18 की टीम पहुंची। जंगल चट्टी के पास का ये इलाका है और यहां करीब हर 1 किलोमीटर में ऐसे ही रास्ता बर्बाद हो चुका है। हर बरसाती नाला अपने साथ तबाही लेकर आया और तबाही का मंजर डराने वाला है। रास्ते टूट चुके हैं और पैदल चलना भी मौत को दावत देने जैसा है। न्यूज 18 रिपोर्टर सत्येंद्र बर्थवाल जान पर खेलकर जंगल चट्टी तक पहुंचे। आप भी देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देख सकते हैं ये सामने एक पैच दिख रहा है जिस कारण यात्री इस पार नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा रास्ता डैमेज हुआ है। अलग अलग जगहों पे काफी भारी मात्रा में यहाँ नुकसान हुआ है और उस नुकसान की तस्वीरें ये देखिए। आपको मैं वो तस्वीरें सीधे न्यूज 18 पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ यात्रा के दौरान किस तरीके से आपदा आई है। केदार घाटी में किस तरीके से केदार घाटी की किस तरीके से डरावनी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऊपर से, यानी कि काफी ऊपर से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने से यहाँ काफी नीचे तक ये पूरा रास्ता डैमेज हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग नीचे आ रहे हैं और कुछ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हमारे घोड़े फंसे हैं वहाँ पे। अच्छा, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे। तो जंगल चट्टी का रास्ता ठीक है? घोड़े के लिए खाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इन लोगों के घोड़े खच्चर वहां फंसे हैं और ये लोग उनके लिए खाने पीने की सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि जंगल चट्टी में काफी नुकसान बताया जा रहा था। जंगल चट्टी से पहले भी एक पैच है और एक पैच ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम इंसान ढंग से नहीं जा पा रहा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? भैया हम केदारनाथ से आ रहे हैं। केदारनाथ से? तो पैदल ही आ रहे हैं? जी पैदल। कितनी दिक्कतें हैं? भैया कोई याद नहीं, गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं आके जो है। नहीं तो यहाँ पे रास्ते कितनी जगह टूटे? रास्ते तो हर नाले पे रास्ता टूटा हुआ है। हर 1 किलोमीटर के दरिया पे आपको यही मंजर दिखेगा। केदार घाटी में बुधवार को आई आपदा के बाद रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर रास्ते बर्बाद हैं। न्यूज 18 की टीम भी उन रास्तों तक पहुंची। चीरबासा के पास रास्ते के हालात बेहद खराब हैं और भीमबली रामबाड़ा में भी मुश्किलें हैं। देखिए न्यूज 18 रिपोर्टर सत्येंद्र बर्थवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीचे तक ये पूरा रास्ता
अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पैचेस पे यहाँ पे काफी दिक्कतें आई हैं, काफी जगह टूटा है, यात्री अलग अलग पैचेस पे फंसे हैं। उन यात्रियों को अब ये प्रशासन यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन उन सभी यात्रियों को यहाँ पे लेके आएगा और उसके बाद यहाँ से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उनका यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। आप अभी हम देख ये वही केदारनाथ यात्रा मार्ग है जहाँ से यात्री पैदल जाते हैं और पैदल यहीं से आप यहाँ से ठीक ऊपर भीमबली है। फिर भीमबली से पहले ही बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा पैच वहाँ टूटा है। वहाँ पे भीमबली में भी काफी जो लोग हैं वो फंसे हैं, उनको भी रेस्क्यू कर किसी भी प्रकार से यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे पहुंचे। यह आप यहाँ मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा ये पैच नीचे आ चुका है। यानी कि जो बुधवार की शाम को जिस तरीके की आपदा आई है, उस आपदा के मंजर यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं पत्थरों से जो यहाँ पे ये टीन शेड था, ये पूरा टीन शेड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत की और प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण में मदद का अनुरोध किया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से फोन पर सीएम ने बातचीत की और राज्य में आपदा के हालात की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट के साथ अन्य जगहों पर भी सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है। सीएम धामी ने कहा कि रोड ठीक होने से बरसात के बाद तेजी से पर्यटक आएंगे, लिहाजा सड़कों को समय पर ठीक करने में मदद दें। पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी सोनप्रयाग, कोचे और केदार घाटी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी अपडेट ली। बीजेपी सांसद ने इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अनिल बलूनी ने कहा कि पहला फोकस सभी लोगों को सुरक्षित निकालना है, उसके बाद जो रास्ते तबाह हुए हैं उन्हें ठीक करने का काम होगा। जब से ये घटना हुई है उसके बाद से जो लोग फंसे हैं, पूरा राज्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और भारत सरकार की तमाम एजेंसी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं और सब लोगों से जितने लोग वहाँ फंसे काफी लोग निकाले जा चुके हैं। जो लोग कुछ लोग रह गए वो प्रशासन के संपर्क में हैं, उनको खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, उनको जो मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, सारी चीजें की जा रही है। अभी हमारा फोकस है कि जितने लोग फंसे हैं, उन जो बचे हुए वहां पर हैं, उन सबको भी निकाल लें हम लोग। और उसके बाद जो मार्ग टूटे हैं, जो मार्ग बह गए हैं, जल्दी से उन लोग को मार्ग को बनाने की बात करने के लिए कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, भारत सरकार से भी जो मदद चाहिए वो सब लोग करने वाले हैं। तो आने वाले कुछ समय में हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। टिहरी से खबर है, यहां पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बीच एक मकान अचानक ढह गया। घर के अंदर मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। प्रतापनगर के पोखरी की यह घटना है जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मकान का एक हिस्सा पहले ही टूट चुका था और वहां पर लोग भी मौजूद थे और इसी दौरान अचानक मकान का दूसरा हिस्सा भी टूट कर गिर गया। टिहरी के बूढ़ा केदार में 27 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा के बाद से हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। आपदा प्रभावित तोली और तिनगढ़ गांव के ग्रामीण विनकखाल इंटर कॉलेज में रह रहे हैं। वहीं आपदा के बाद से गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कें तबाह हुई हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को दिक्कतें हो रही हैं और जरूरी सामान की किल्लत भी अब होने लगी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि एसडीआरएफ और आपदा राहत की टीम जरूरी सामान भेज रही है और जल्द ही सड़कों को ठीक किया जाएगा। देखिए, जो रोड हमारी डैमेज हुई है गेवली की या फिर पिंसवाड़ की, उस पर कार्य हमारा चल रहा है पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के द्वारा। इसके अतिरिक्त राशन की सप्लाई ऑलरेडी वहाँ पर सफिशिएंट है। बिजली का भी जो काम था वो भी हमारा चल रहा है, दूरस्थ क्षेत्रों में भी लाइन पहुँचाने का। पेयजल लाइन हमारी सुचारू है उस क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम भी हमारी पिंसवाड़ आज पहुँचेगी, जो कि वहाँ पर वस्तुस्थिति से हमको अवगत कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे। यहां सीएम अलग अंदाज में दिखे। सर्किट हाउस काठगोदाम पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक से पहले
बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलना जरूरी समझा। सीएम ने विशेष तौर पर पार्टी पदाधिकारियों के मन की बात सुनी। इस दौरान पदाधिकारियों ने खुलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर अधिकारियों के खराब व्यवहार, विकास कार्यों में बेवजह की देरी पर खुलकर अपने मन की बात सीएम के सामने रखी। यही है और हम कार्यकर्ता आधारित हमारी पार्टी, हम कार्यकर्ताओं के आधार पर चलेंगे। कार्यकर्ता भी बड़ा प्रफुल्लित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच के मुख्यमंत्री हैं और जो उन्होंने अपने संगठनात्मक विषय को बताया, जो उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के विषय को बताया, आपदा के समय पर जो पहाड़ के कार्यकर्ता उन्होंने अपनी आपदा के समय को बताया, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया कि किन्होंने समस्या उठाई है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से जो सम्मान दिया, अधिकारियों की बैठक बाद में रखी और कार्यकर्ताओं को उन्होंने सम्मान दिया और एक संकेत यह भी दिया कि सामाजिक या सार्वजनिक कामों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी विषय को रखता है तो अधिकारियों को उसको गंभीर। चार धाम के साथ एक धाम देहरादून में भी बन रहा है। मंत्री गणेश जोशी को इस धाम से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मंत्री जी का कहना है कि इसे देखकर विपक्ष की छाती में सांप लौट रहे हैं। तो विपक्ष पूछ रहा है कि धाम का सब काम ठीक है तो मंत्री जी इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं। देखिए रिपोर्ट। करीब 100 करोड़ रुपए की किफायत के साथ 15 अक्टूबर तक सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि चार धाम की तरह इस सैन्य धाम में भी देश भर से यात्री आएंगे और 12 महीने ये धाम खुला रहेगा। पर शनिवार को निरीक्षण के दौरान विपक्ष के आरोपों से जुड़े सवाल पर मंत्री ने बड़ा हमला किया। गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम देखकर विरोधियों की छाती पर सांप लौटते हैं और जब बन जाएगा तब भी सांप लौटेंगे। आज ये सैन्य धाम जब जब उनको याद आता है उनकी छाती पर सांप रेंगने लगता है। वो सोचते हैं यार अगर हमने ये कर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी को करने का मौका नहीं मिलता। तो जब जब ये सैन्य धाम दिखाई देगा उनकी छाती पर सांप लौटता रहेगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने सांप लौटने की बात कही तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आखिर इतनी तिलमिलाहट क्यों है। यशपाल आर्य ने कहा कि अगर सैन्य धाम के काम में करप्शन के आरोप सही नहीं है तो सांप लौटने की बात करने वाले मंत्री जांच क्यों नहीं करवा देते। आक्षेप है, आरोप है, अगर कहीं पर इस तरह के कहीं तथ्यहीन बेबुनियाद आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, लेकिन सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आरोप लग रहे हैं तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं या जहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो इतना तिलमिलाहट क्यों है, प्रश्न ये है। चार धाम के बाद सैन्य धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जा रहा है। उम्मीद हर साल लाखों लोगों के यहाँ आने की है, जैसे चार धाम में आते हैं। लेकिन सैन्य धाम के नाम पर जारी सियासत में नई पहचान देने का काम आसान नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। यहाँ सदियों से लोग न्याय के लिए देवी देवताओं की शरण में भी जाते हैं। वहीं बागेश्वर में कांग्रेस ने देवताओं से पुलिस की शिकायत की है। बागेश्वर बीडी पांडे कॉलेज कैंपस में बीते दिनों एबीवीपी और एनएसयूआई में विवाद के बाद एनएसयूआई के 6 छात्र नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार इसे एक तरफा कार्रवाई की बात करके प्रदर्शन कर रही है। वहीं अब कांग्रेस ने न्याय के देवता काल भैरव मंदिर में गुहार लगाई है। जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी गई और जो झूठा लूट का मुकदमा जो लगाया था वो हमने, जिसको बागेश्वर का कोतवाल कहते हैं, हमारे काल भैरव जी के दरबार के बाहर हम इंतजार करते रहे कि वो लोग आए, सीओ कोतवाल और अन्य लोग थे वो आए और क्या नाम कहते हैं उसमें वो पैसा उठाए, लेकिन वो पैसा उठाने कोई भी नहीं आया। देवभूमि में कई ऐसे देवता हैं जिन्हें न्याय के देवता के रूप में पुराने समय से ही पूजा जाता है। पुराने समय में लोग आपसी विवाद होने पर देवी देवताओं के पास गुहार लगाते थे। वहीं अब कैंपस विवाद को लेकर कांग्रेस नेता देवताओं की शरण में है। हमारा पुलिस प्रशासन के ऊपर से बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जिसकी वजह से आज हम न्याय की देवी देवता के नाम पे हमारे गुलजू हैं और हमारे न्याय के
काल भैरव जी हैं और न्याय की देवी हमारी माँ कुटगुड़ी है। उनके शरण में जाकर के हमने न्याय मांगने का हमने प्रयास किया हुआ है और शीघ्र हमें न्याय मिलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। एबीवीपी और एनएसयूआई में विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिसकी शिकायत बागेश्वर के कोतवाल भैरव देवता से की गई है। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर से खबर है। यहां पर रुद्रपुर की सिंह कॉलोनी में एक दुकानदार का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दुकानदार ने चोरी के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं, उसने डंडा मारकर उसका सिर फोड़ दिया। लोगों ने दुकानदार को रोकने की कोशिश की मगर उसने किसी की बात नहीं सुनी। एक युवक ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। अब एसएसपी ने वीडियो का संज्ञान लेकर एसएचओ को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। विकासनगर से खबर है। यहां पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे समुदाय के आरोपी के होने के चलते हिंदू संगठन के लोगों ने खूब हंगामा भी किया था, जिसके बाद आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बागेश्वर में गुलदार की दहशत से लोग खौफ में हैं। यहां शाम होते ही गुलदार रिहायशी इलाकों में दिखाई देने लगता है। एक घर में लगे सीसीटीवी में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई है। लोगों का कहना है कि पूरे इलाके में गुलदार की दहशत लगातार बढ़ रही है। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। एसजीआरआर स्कूल मोथरोवाला में आयोजित कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र रावत, विधायक विनोद चमोली भी मौजूद थे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत भी पूरे प्रदेश में पौधारोपण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने के साथ ही पौधों को संरक्षण करने की भी अपील की। संरक्षण का और प्रकृति पूजन का पर्व है और इस पर्व पर हम पूरे राज्य के अंदर वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम बृहद स्तर पर कर रहे हैं, जो पूरे महीने भर चलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पूरे देशवासियों से आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम, उस कार्यक्रम को भी हम तेजी से बढ़ा रहे हैं। करोड़ों पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज धर्मपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हरेला का एक कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर के अंदर बृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। धर्मपुर विधानसभा के लोगों ने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। केदारनाथ उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच 21 अगस्त से गैरसैंण में होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र भले ही 3 दिन का हो, लेकिन यह सत्र हंगामेदार रहने वाला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में पिछले साल मार्च में हुए बजट सत्र के बाद कोई सत्र नहीं हुआ। अब 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र गैरसैंण में बुलाया गया है। ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में 2 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं और एक विधानसभा केदारनाथ का उपचुनाव होना अभी बाकी है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि गैरसैंण का सत्र भले ही 3 दिन का हो, लेकिन होगा हंगामेदार। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही पब्लिक का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि ये सत्र खाना पूर्ति का सत्र है, जिससे सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। सत्र के 3 दिन में से 1 दिन तो शोक संदेश में ही गुजर जाएगा। लेकिन सरकार को गैरसैंण से कोई सरोकार नहीं है, गैरसैंण में इनकी प्राथमिकता में नहीं है और सत्र अभी आहूत किया गया है मात्र 3 दिन, जिसमें पहला दिन शोक संवेदना कंडोलेंस और बाकी के 2 दिन में माननीय विधायकों की कई अपेक्षाएं थी। तो वह
एक खाना पूर्ति है, जैसा मैंने कहा, औपचारिकता पर है और सियासी लाभ लेने की हमेशा भाजपा की कोशिश रही। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। गैरसैंण को लेकर सरकार गंभीर है। अभी तक जो हमारा सरकार का मंतव्य है, निर्णय है, हम लोग इस सत्र को गैरसैंण में करने वाले हैं। अगस्त माह में होगा, क्योंकि तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान के चलें कि बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं कि जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, केदारनाथ उपचुनाव की छाया में होने जा रहे इस सत्र में गैरसैंण एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनेगा। संख्या बल में एक विधायक की बढ़ोतरी होने के साथ ही उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साहित है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का ही अगला टारगेट केदारनाथ है, जिसे गैरसैंण के रास्ते भेजने की तैयारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ओलंपिक में युवा शटलर लक्ष्य सेन एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पेरिस ओलंपिक में मेडल से एक कदम दूर हैं। अल्मोड़ा के युवा खिलाड़ी के सेमीफाइनल में पहुंचने से गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। रिश्तेदारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और कहा कि लक्ष्य सेन इस बार देश को गोल्ड मेडल दिलाएगा। बस गोल्ड लाना है ओलंपिक में, इसी की शुभकामनाएं हैं। और ये हिस्ट्री क्रिएट कर ही दी है उन्होंने, फर्स्ट इंडियन शटलर हो गए हैं जो ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचा है, और वो अभी फाइनल में भी पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका टारगेट ही ओलंपिक का गोल्ड है। हमको लोगों को तो पूरी उम्मीद है कि गोल्ड जीतेगा, और उसकी लगन, मेहनत और लोगों का सहयोग उसे मिलता रहा, तो आज वो इस मुकाम में खड़ा है। हमें बहुत खुशी है। वो अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा, गोल्ड मेडल। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। लक्ष्य सेन भारत का ऐसा पहला खिलाड़ी बन गया है जो सेकंड फाइनल तक जो है ओलंपिक गेमों में पहुंच गए हैं। ये उन्हीं का घर हैं। इनके मेडल को देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह से लगन इनकी रही होगी। कितने छोटे छोटे टूर्नामेंटों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते और कई ट्रॉफी जीती हैं। उसी का नतीजा है कि आज जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपनी धाक बना चुके हैं, और इंडिया को पूरी उम्मीद है कि लक्ष्य सेन जो है पक्का देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा और गोल्ड लेके आएगा। उसी उम्मीद के साथ परिवार भी बहुत खुश है और अल्मोड़ा के लोगों को बड़ी उम्मीद है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।